हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको कराएंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी हमने पिछली क्लास भी कराई है, 30% किए थे, उसमें ही हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों के बारे में बताते हैं और बिल्कुल डिटेल से बताते हैं, ज़बरदस्त तरीके से क्लास है भाई। यहीं से ही अगर बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन कर जाए तो हमारी गारंटी है कि बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और अंत तक बने रहना है और कमेंट में ज़रूर बताना है अंत में जाकर वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए, ये रहा हमारा 31% 30 हो चुके हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी पिछली क्लास को जाकर देख सकता है भाई। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं तो वह क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्या होते हैं हरे पौधे? तो हमारे उत्पादक होते हैं भाई। चलिए यहाँ देखिए आप, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं और उत्पाद है भाई, उत्पाद होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पाद से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल है इसका, देख लीजिए, घास है, जैसे खाने वाले जानवर हैं, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि होते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। मैं बता दूं आपको, प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं भाई, वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं भाई। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। ठीक, मैं तो चलूँ, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जितने प्राथमिक उत्पाद होते हैं वो शाकाहारी होते हैं भाई। और अगला हुआ, मृतक उत्पाद एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगी है, जिसे फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे। चलिए आगे, जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो वह इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेना है बिल्कुल। चलिए यहाँ देखिए इनके बारे में, जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं भाई। यहाँ चलिए आप, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत संजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं भाई। बायोटिक फैक्टर के अंदर एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आते हैं भाई। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने बताया बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब है जैविक घटक, और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? अजैविक घटक। ये हमारे अजैविक घटक हैं भाई। और जैविक घटक हमारे ये रहे, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हमारे जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक में जैसे सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे अजैविक घटक होते हैं भाई। चलिए यहाँ चलिए, ओटिकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ओटिकोलॉजी कहते हैं भाई। ठीक है, सिनेकोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को सिनेकोलॉजी कहते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लेना है भाई। अब ये फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने मुँह से सिफारिश करूँ ये अच्छे नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ के देखिए और जबरदस्त कंटेंट के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई। हर कोई भी एग्जाम उठाना है भाई, पिछले एग्जाम उठा लेना, सारे क्वेश्चन वही हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था भाई? एजोइक काल है हमारा, इसमें कोई जीवन नहीं था भाई। मेसोजोइक काल, कैम्ब्रियन काल, पेलिजोइक काल। ठीक है, तो इसमें सभी में जीवन संभव है, लेकिन एजोइक काल के अंदर कोई जीवन संभव नहीं है भाई। भी देखिए, 34% ये रहा आपके सामने। उत्परिवर्तन
म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत क्या है भाई? उत्परिवर्तन प्रस्तुत क्या है? तो वह डी ब्रिज ने किया था भाई। किसने किया था? डी ब्रिज ने, ब्रिज ने किया था, सॉरी, डी ब्रिज ने किया था। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए भाई, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन हुगो डी ब्रिज ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। उद्विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। इन्होंने 1809 में फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक प्रकाशित किया था भाई। ठीक है लेमार्क। चलिए भाई आगे, एक माइक्रोकोन होता है भाई। एक माइक्रोकोन 1/1000 मिमी होता है भाई, 1000 mm होता है। तो इस बात को आप नोट कर लेना है। अगर इसको करेंगे तो इसको भाग दे देना 1 से, इसको 0.001 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरह से आएगा। चलिए भाई अगला है, ये रहा आपके सामने। उत्परिवर्तन का कारण है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, बिल्कुल ये उत्परिवर्तन का ही कारण है सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए भाई आगे, पैलिएंटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पैलिएंटोलॉजी का अध्ययन जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो डी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है भाई। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं भाई। और देखिए, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं भाई। और देखिए, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आई बात समझ? आपका नंबर नहीं कटेगा, ये 100% है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन पुराने हैं। डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं भाई? मीसोजोइक काल को कहते हैं। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा, मीसोजोइक काल को। ठीक है, यहां देखिए, डायनासोर के सुनहरा काल मीसोजोइक काल को कहते हैं भाई। इस काल को रेप्टाइला एरा का काल भी कहा जाता है भाई से। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है भाई? ये प्री कैम्ब्रियन में हुई है भाई। तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे। कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए लाभदायक है क्लास। ठीक है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, तो थे सी क्रोमैग्नोन मानव। तो आपका सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो प्लायोसीन में हुई थी। तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए भाई, और इसके अंदर क्या कहता है भाई, ये रहा आपके सामने। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? सबसे पहले किसने की? क्रीमैग्नोन ने मानव ने की थी भाई। क्रीमैग्नोन मानव ने की थी। ये राइट आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ चलिए, 43%। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अग्नि का प्रयोग मतलब आग का प्रयोग किसने किया भाई? तो जावा मानव ने किया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, जावा मानव ने। किसने किया था? तो जावा मानव ने किया था भाई। इस बात को आप नोट करें। देख लीजिए, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आग का प्रयोग जावा मानव ने किया। इसके अवशेष जावा द्वीप में पाए गए, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, मानव विकास कहाँ है भाई? मानव विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो ये मध्य एशिया में है भाई। कहाँ पर है? मध्य एशिया में विकास।
यह बताइए, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो गोरिल्ला हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरिल्ला। ठीक है, जिसकी हमें लगता है भाई इसको आसानी से बड़ी तरह से बताना है, उसको बड़ी तरह बताइए। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है भाई? RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए यहां पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस रोग गर्भपात का कारण RH प्लस पति और RH माइनस पत्नी से होता है भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। और लैंडस्टीनर वेनर ने 1940 में रेसुस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे इन्होंने RH फैक्टर कहा है भाई। ठीक है, इसे क्या कहा? RH फैक्टर कहा। यहां चलिए आप, जिस व्यक्ति में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा, और जिसमें RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। भारत में 57% लोगों में RH प्लस तथा 3% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस और 15% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। ठीक है, यह देखिए, यदि पति में RH प्लस तथा पत्नी में RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती है भाई। ठीक है, क्या है वह यहाँ पर शादी अनुमति नहीं देती है। मनुष्य में रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है भाई। बहुत कम पाए जाते हैं भाई RH माइनस। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है भाई? तो फेरस होती है, Fe प्लस होती है भाई फेरस। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर ध्यान रखना। यहाँ चलिए, हीमोग्लोबिन में फेरस मतलब Fe प्लस धातु पाई जाती है भाई। Fe की कमी से एनीमिया होता है भाई। क्या होता है? देखिए यहाँ पर Fe की मतलब फेरस की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है भाई। Mg मतलब मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है भाई। Zn से मतलब जिंक से इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है भाई। यहां देखिए भाई, Cu पौधे संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, इसकी कमी से पौधे में स्तंभों का डाइबैक रोग होता है भाई। डाइबैक ऑफ शूट्स होता है भाई। इस बात को आप नोट करें। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है भाई। तो रेखाकार है भाई, लाइनर है भाई। तुम्हारा रेखाकार सी राइट आंसर आपको हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, तो ए बी को ही दिया जा सकता है। ए बी जो ब्लड होता है उस ब्लड को किस वर्ग के व्यक्ति को ब्लड दिया जा सकता है? तो वह दिया जा सकता है भाई ए बी को ही दिया जा सकता है। ए बी का ब्लड ए बी को ही दिया जा सकता है। चलिए यहाँ समझिए पहले। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ए बी वर्ग वाले व्यक्ति का को ही दिया जाएगा भाई। अगर किसी का ब्लड क्या है? ए बी है, तो ए बी ही को ही ब्लड दे सकता है, अन्यथा और वो नहीं दे सकता। ए बी मतलब ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है भाई, मतलब सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है ए बी ग्रुप को, सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है, यहां चलिए, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है भाई, सर्वदाता। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी नहीं होती है भाई, एंटीबॉडी नहीं थी।
यह देखिए ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन मतलब प्रतिजन नहीं होता है भाई। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से लिंग सेक्स लिंक्ड रोग है भाई, मतलब संलग्न है यार, संलग्न भाई, इस तरह से होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर बोलिए संलग्न रोग है भाई, तो वो हो जाएगा हमारा वर्णदाता रोग है भाई। कैसे रोग है? वर्णदाता रोग है भाई, संलग्न। तो यहाँ देखिए आप आगे चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुआं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुआं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है भाई। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस बात को अपलोड करो। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए 51वें प्रश्न पर, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस बात को आप नोट कर सकते हो। एंटीजन है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो वह यकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा जो अंग है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो ये यकृत कहलाता है, मतलब लीवर कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप, यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। यकृत मतलब लीवर है हमारा, यकृत को लीवर बोलते हैं। लीवर या मतलब यकृत में कुफर से सेल्स पाए जाते हैं, कुफर सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं भाई। ठीक है, शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है भाई। टॉन्सिल की, ठीक है, लंबाई बढ़ने के कारण खांसी होती है। यहां चलिए ये क्वेश्चन, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मन का संगठन होता है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होता है? ए होता है भाई। फीमेल में युग्मंज का संगठन ZN मतलब 2N होता है, अर्थात 44 प्लस में XX होते हैं भाई। और फीमेल में जो होते हैं भाई N होता है, अर्थात 22 प्लस X होते हैं। ठीक है, फीमेल में कितने होते हैं? टोटल 44 होते हैं, 2 होते हैं भाई XX। ठीक है, लेकिन 2 44 होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मन का संगठन टोटल, तो इसमें से 22 हमारे कितने हो जाएंगे? तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा, 22 प्लस X हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो N निकालेंगे तो हम इस तरह से N यहाँ पर आ जाएगा हमारा। देखिए कितने होते हैं? तो 44 होते हैं, मैं इनको बता देता हूँ। 44 N हम यहाँ पर कर देंगे, 2 कर दो, कितना देगा? 22। और कितने? तो 2X थी यहाँ पर, तो प्लस 1X हो जाएगा। ये हमारा ए लिख जाएगा भाई। मेरी बात समझ में? यहाँ चलिए भाई आप, टर्न सिंड्रोस होता है। टर्नर्स से पढ़ रही है, टर्नर्स सिंड्रोम होते हैं भाई। तो XO होते हैं भाई। क्या होते हैं? XO होते हैं। यहाँ चलिए आप, चलिए आगे चलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन इतने डीपली नहीं जाएगा आप कोई भी एग्जाम में। हीमोफीलिया रोग है जो आनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न है भाई। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। और कैल्शियम की कमी से हड्डी एवं दांत कमजोर होते हैं। पिता ए रुधिर वर्ग ए ब्लड का है पिता। ठीक है, और माता B वर्ग की है, मतलब B ब्लड की है हो। तो और इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इसमें भाई चारों में से AB हो सकता है, BB, OB, AB,
चारों हो सकते हैं, तो डी राइट आंसर आपका हो सकता है भाई। चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो इस बात को आप नोट कर लग रहे हैं। यह आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सार्वत्रिक रुधिर रक्त ग्रुप है भाई, मैं भी कराया तो हमारा डी हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप है भाई हमारा, तो वह सार्वत्रिक तो हमारा हो जाएगा ओ। इसे हम चलिए भाई, आर एच कारक की खोज करता है भाई, आर एच फैक्टर की खोज करता है, आर एच कारक के जो खोज करता है वो हो जाएंगे लैंडस्टीनर एवं बीनर हो जाएंगे हमारे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इससे, ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो एनाफेज करते हैं, तो एनाफेज हमारा डी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर प्रोफेज, कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है प्रोफेज में। क्रोमेटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है भाई। यहाँ चलिए आप मेटाफेज, तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण होता है, इस विभाजन में 2 से 10 मिनट लगता है भाई। आगे टेलोफेज यह प्रोफेज का उल्टा है और केंद्रक एवं केंद्रीय का स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं भाई। स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है भाई। तो फ्रेंड्स ये 61 क्वेश्चन पर हम कल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, तो 60 क्वेश्चन ये था आपके सामने, ये हमने किया। 30 क्वेश्चन भी चलेंगे जब भी हम आपके लिए इनको एग्जाम तक और बढ़ाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम 30 ही चलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और कैसे क्वेश्चन थे, ठीक है। जो बच्चा पढ़ता है उसको मालूम हो जाता है हाँ वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई। जो थोड़ा बहुत जो अभी लगे हुए हैं वो बच्चे थोड़े डटे, तो क्या है उनका दिमाग, जब आप नई नई चीज़ देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग बोर होगा भाई, ठीक है, बोर हो जाएगा तो थोड़ा सा मन नहीं लगेगा पढ़ाई के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा डटे और आप मेहनत करिए, तो मैं ज़रूर आपसे कहता हूँ आप कामयाब ज़रूर होंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत से बच्चे एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी कीमत है फ्रेंड फिलहाल के टाइम में। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए, ठीक है, ये सारे जितने भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, ठीक है, चाहे हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम, ये सभी के लिए क्लास आपके लिए लाभदायक होनी, ठीक है ना, सभी के लिए। तो आपको जरूर बताना है हरियाणा सीट के अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, उस हिसाब से हम आपके लिए तैयारी कराएंगे और बढ़िया, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।